इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं अश्वनी। जी हाँ, और साथियों आज एक विशेष दिन के साथ लेकर आए हैं आज का हम ये कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें बहुत सारी बात अश्वनी होने वाली है। बिल्कुल, और बातों के साथ साथ जैसे कि आज हमने आपको बताया कि बेहद खास दिन है। बहुत सारे हमारे युवा साथी और किसान मित्र तो इसको जानते हैं, लेकिन जो किसान मित्र अभी तक इससे अनजान हैं या इसमें शामिल नहीं हो पाए, हम उनको एक बार फिर जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और आपको बता दें कि आज है महिला किसान दिवस। जी हाँ, तो हमारी सारी महिला किसानों को आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी ही आज बातें ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि किसान मित्रों, आप जानते हैं कि जो कृषि का क्षेत्र है, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें जो महिलाएं हैं वो उनका कार्य करने का जो प्रतिशत है वो 70 से भी ज़्यादा है। तो यानी कि हमारी खेती बाड़ी का ऐसा कोई भी काम नहीं है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जो खेती है उससे लेके, कि जिसमें हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसी के साथ साथ वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रही हैं, और साथ ही साथ अपने पूरे कुनबे को कहें, अपने पूरे गांव को बहुत तरक्की की दिशा दे रही, जिससे हमारा जो पूरा एक हमारा जो देश है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और साथियों, आपको बता दें कि इसके साथ साथ हमारी महिला किसानों से बातचीत होगी और महिला किसानों के बारे में बातचीत होगी, और हमारी जो आज का विषय है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रबी में चारा फसलों की किस्में एवं बुआई। इस विषय पर भी आज हम बात जरूर करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर RS बाना। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। जी हाँ, डॉक्टर बाना भी बहुत एक अच्छी सी मुस्कान के साथ वो कहना चाह रहे हैं, बता रहे थे अभी कि हाँ, किस तरह से महिला किसानों को वो भी बहुत एक वो चीज़ समझते हैं कि किस तरह से वो भी कितना अच्छा योगदान दे रही हैं। जी बिल्कुल, और डॉक्टर बाना ने हमें अपने अनुभवों के बारे में बताया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और युवा साथियों, आपसे भी बात करने का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी अभी तक कहीं महिलाएं खेती बाड़ी से नहीं जुड़ पाई हैं या कुछ हमारे किसान मित्र इस संबंध में जानकारी नहीं ले पाए हैं, तो वो भी प्रण ले आज के दिन, और अगले महिला दिवस तक उन महिलाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महिला किसान दिवस है तो क्यों ना एक महिला किसान से सबसे पहले जुड़ा जाए और उनसे बात की जाए। तो आइए बात करते हैं नीलम त्यागी जी से। जी नमस्कार नीलम जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में आपका। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी मैम। जी, और नीलम जी, सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम बता देते हैं कि नीलम त्यागी जी एक प्रगतिशील किसान हैं और काफ़ी तेज़ी से तरक्की के साथ सिर्फ खुद ही तरक्की नहीं कर रही, बहुत सी जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो इनके साथ जुड़ रही हैं और अपनी तरक्की कर रही है। नीलम जी, सबसे पहले आपके बारे में आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे, आप किस तरह से महिला किसानों को साथ लेकर चल रही हैं? अभी इस समय जो है 10,000 से ज्यादा महिला किसान हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए महिला किसान आपने कहा जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब महिलाएं किसानों की बात आती है तो थोड़ा सा ये भी होता है कि उनको जोड़ना आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहा कि आराम से आपसे जुड़ती चली गई, या आपको काफ़ी प्रयास करने पड़े इसके लिए? देखिए मैम, ये जो टॉपिक है ना, ये जोड़ना जो शब्द है ना, जी ये इतना आसान शब्द नहीं है। जी। मैंने शुरुआत की स्वयं सहायता समूह से शुरुआत की जी। और स्वयं सहायता समूह से लेके पहले अपना समूह बनाया जी। फिर मैंने उसको देख के कि भाई ये स्वयं सहायता समूह जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इतनी अच्छी स्कीम है कि अपनी तो मदद करते ही हैं, हम साथ में जो दूसरे लोग हैं जी। वो परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उनकी भी मदद करते हैं। जी। तो उसको देख के मैंने 300 स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसमें मैंने 4,500 महिलाओं को जोड़ा। 1,500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया जी। जिसमें हमने 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया, अपना एक फ्लोर मिल लगाया जिसमें 5 टन आटा मैंने डेली मार्केट में सप्लाई कराया जी। किसानों को गन्ने के साथ में हल्दी की खेती कराई, उनके प्रोसेसिंग प्लांट लगवाए और जहां हमारा आटा जाता था वहीं पे उनका भी हमने सामान भेजना शुरू किया, जैसे अचार बनवाया सुनहरा फ्रेश नाम से। जी जी जी। हल्दी मिर्च मसाले की यूनिट लगवाई, तेल की यूनिट लगवाई, दाल की है,
तो इससे क्या हुआ, किसानों का जो मन बढ़ा, उससे जो प्रेरणा मिली, तो वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ती चली गई। उन्हें जोड़ने के लिए जो मुझे मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अभी तो 22 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए, उस समय मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था। मेरे पास 3 बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। जो छोटा बच्चा था वो 9 महीने का था, उसको छोड़ के निकलना, काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो उन महिलाओं को जब हम जोड़ने के लिए निकलते हैं ना, तो सबसे पहले तो संघर्ष अपने परिवार के साथ करना पड़ता है। बिल्कुल। परिवार में लोग नहीं चाहते कि मतलब कोई भी बहू बेटी जो ब्राह्मण समाज से जो वो बाहर निकले, काम करे। लेकिन जब हमारी जिंदगी में जो उथल पुथल आते हैं, हमें ये लगता है कि हम क्या करें। तो अपने आप जब एक जिंदगी के मतलब हमारे मन में एक जुनून होता है ना काम करने का। बिल्कुल, देखिए मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जो जुनून होता है, और खास तौर पे कभी देखा गया है कि हाँ, कई जगह पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बढ़ने के लिए भी काफ़ी मौके दे रहे। मैम, आज की स्थिति अगर आपकी जानना चाहे तो आज आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखती हैं? हाँ, जो मैंने शुरुआत की उस समय तो मेरी क्वालिफिकेशन भी बस मैंने 12th ही किया था, फिर एजुकेशन भी मैंने बाद में कंप्लीट की। आज मैं गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन हूँ, और गाजियाबाद फैमिली कोर्ट में भी हाई कोर्ट से मुझे चयन किया गया, वहाँ पे कंसल्टेंट हूँ। और कृषि मंत्रालय में मेंबर का पद है मेरे पास, और 10,000 से ऊपर लगभग 20,000 महिला किसान हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जितनी भी जीवन में अभी तक चुनौतियां आई हैं, संघर्षों से आप पार करके आई हैं और एक अच्छे मुकाम पर आ गई हैं। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो सरकार अब सहायता कर रही है कृषि के क्षेत्र में, तो उसका आपको किस हद तक अभी लाभ मिल रहा है? देखिए, जो सरकार ने हमारे लिए स्कीम निकाली है वो बहुत अच्छी स्कीम है। कोई भी महिला इस समय खाली नहीं बैठ सकती है, ना निराश हो सकती है। ठीक है, महिलाओं को बस जानने की जरूरत है। उसमें अनपढ़ महिला भी काम कर सकती है, पढ़ी लिखी महिला भी काम कर सकती है। और मैं तो ये कहूंगी, किसी की नौकरी भी हमें क्यों करनी है, अपना खुद का व्यवसाय करें, छोटा छोटा उद्यम लगाएं। हमारे घर में ही मिर्च मसाले बना सकती हैं, तेल है, आटा है, दाल है, मिर्च मसाले, अचार, ये सब हमारे घर के प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है जो महिलाएं घर बैठ के काम कर सकती हैं। हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग कराते हैं जो बेरोजगार हैं। ऐसे बच्चे जो युवा बच्चे हैं और हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम एक सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। वो भी अपना कोर्स करके खाद बीज दवाई की दुकान खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट का ही है, कृषि मंत्रालय का ही कोर्स है, वो 45 डेज का आवासीय कोर्स है, उसको भी हम कराते हैं। मैंने अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, वहाँ पे 50 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कराई, ताकि सभी लोग वहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकें। और बताते हुए, क्योंकि आज महिला किसान दिवस है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी हमारा 21 अक्टूबर को ओपनिंग है, जिसमें मैंने नितारा ब्रांड बनाया, नीलम त्यागी एग्री इंडस्ट्री कंपनी खड़ी की है, और जिसमें मैंने बड़ी कंपनी के साथ में मतलब प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग वो अपना काम। नीलम जी, आप एफपीओ के माध्यम से जो अन्य महिलाएं उनको जोड़ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसा खास कार्य आप कर रही हैं जिनसे कि जो बालिका शक्ति है, हमारी यूथ है, तो उनको भी आप थोड़ी प्रेरणा दे पाए? जो हमारी बालिका शक्ति है, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारी जो बालिका शक्ति है ना, वो पहले अपने आप को पहचाने। ठीक है, अपने आप को पहचाने, अपनी रक्षा खुद करें, और हमें किसी के मतलब बहकावे में नहीं आना है। अपने अधिकारों को पहचानना है। अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, हमें कैसे करना है, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए बालिकाओं को। अभी जब एजुकेशन का टाइम होता तो केवल और केवल उनको एजुकेशन पे ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जी नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप और हम देख ही रहे हैं कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक तकनीकों का हमारी खेती में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सही बात की आपने कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बालिकाओं को भी जो घर के काम के साथ साथ जो खेती बाड़ी के काम है ना, क्योंकि वो देख देख कर ही सीखते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि अगर हम महिला किसान दिवस मना रहे हैं तो महिलाओं की भागीदारी दिनों दिन कृषि कार्यों में बढ़ती ही रहे, बढ़ती जा रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगी सर, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पहले से ही 70% से ज्यादा है। वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो निराई गुड़ाई का काम हो, खेती बाड़ी में महिलाओं का जो योगदान है वो सबसे बड़ा है। नीलम जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम आपके इससे जो इतना महत्वपूर्ण आप कार्य कर रही हैं। और हम ये भी दुआ करते हैं कि आप निरंतर इसमें ये प्रयास आप करती रहें और आगे बहुत ही ज्यादा तरक्की करती रहें। थैंक यू, नमस्कार जी। तो नीलम त्यागी जी ने बताया कि किस तरह से साथियों वो अपनी जो एक जर्नी है, अपनी यात्रा है जो इसके कृषि के क्षेत्र में किस तरह से कर रही हैं। और अब कार्यक्रम किसान की बात में महिला किसान दिवस की बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने जो हमारे
आज के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर RS बाना जी, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे अब जानना चाहेंगे, महिला किसान दिवस की जब बात कर रहे हैं तो आप कितना परिवर्तन देखते हैं पहले के समय में और अब के समय में महिलाओं के योगदान को लेकर? जी, यदि हम कृषि, पशुपालन और फसलोत्पादन में महिलाओं का योगदान की बात करें तो ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर न केवल खेती बाड़ी में बिजाई, खरपतवार नियंत्रण, कटाई और जो अन्य ऑपरेशंस है वहाँ पे जुड़ी है, बल्कि जो मार्केटिंग है, विपणन और जो मार्केट लिंकेजेज है वहाँ पर भी जुड़ी है। जैसे कि हमने अभी नीलम त्यागी जी का उदाहरण देखा, आपस में महिलाओं को जोड़कर। और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी सफलता की कहानियां ऐसी है कि उन्होंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के साम्राज्य खड़े किए हैं। तो और अगर हम कृषि शिक्षा की बात करें तो पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं हमारी, उनकी जो तादाद एडमिशन्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश के समय देखते हैं तो लगभग आधी है, 50% के आसपास भी आ रही हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक उज्जवल भविष्य की तरफ हमें इंगित कर रहा है कि ये जो लगातार महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है वो और आगे बढ़ता जाएगा। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ पर भी महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई है। महिला शिक्षा के कारण वो जो नवीन तकनीकियां हैं कृषि की, उसमें पारंगत हुई है और आधुनिक कृषि विज्ञान के द्वारा खेती कर रही है। चूँकि जो डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, उसमें तो महिलाओं का 70% से भी अधिक योगदान है, मैं कहूँगा वर्चस्व है। तो उसमें वो नई नई जो चारा वाली फसलें हैं, जो अधिक उत्पादन देने वाली और ज़्यादा पौष्टिक चारा वाली फसलें हैं पशुधन के लिए, उनका उपयोग कर रही है। पशुओं की जो ब्रीड है वो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए या फिर उसको किस तरह से मार्केटिंग करी जाए ताकि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो मिलें और किसानों का भी लाभ हो। तो इस दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है और मैं समझता हूँ कि भविष्य उज्जवल है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं ना, वो खेती के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गई हैं। अब देखिए ना, स्मार्टफोन भी होते हैं, उनको मौसम की जानकारी घर बैठे मिल जाती है। इसके अलावा आपने बताया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो हमारी छात्राएं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर अभी वो जब कोर्स पूरा कर लेंगी तो क्योंकि वो नींव है, कुछ सालों बाद जब वो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, कृषि वैज्ञानिक हो जाएंगी, तो एक दिन आएगा आप ही के जैसे वो भी आकाशवाणी के माध्यम से बहुत सारी जो हमारी महिलाएं उनको अपना संदेश पहुँचाएंगी। और ये सच्चाई है कि थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन क्योंकि हम हमेशा कहते हैं महिला शक्ति सबसे बड़ी है, तो वो हर एक चुनौती से उबर पाई है और एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। तो ख़ास तौर पर हमारा भी यही उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिला किसान हैं उनको हम सलाम करें और जो उन्होंने अचीवमेंट्स लिए उनके लिए उनको बधाई दें। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात ये भी कि जो महिला, आपने कहा कि किस तरह से पढ़ाई के माध्यम से भी आगे आ रही हैं, खेती से जुड़ रही हैं, और जो किसान हैं हमारी महिलाएं, तो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं हमारी खेती से जुड़ी हुई, वो महिला किसानों को बेहतर तरीके से, मुझे लगता है उनका तालमेल आपस में काफ़ी अच्छा बैठता है। वो तो रहता ही है। यदि कोई महिला वैज्ञानिक है तो वो महिला किसानों से बात करेगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। और यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें, चूँकि वो खेती बाड़ी से तो वही हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे महिला किसान जा सकती है तो आसानी से उस संस्कृति में वो ज़्यादा फिट बैठती है। और जो प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण है, लैब से लैंड की बात करते हैं, प्रयोगशालाओं से जो तकनीकियां किसानों तक जाती है, तो मुझे लगता है वो और भी बेहतर हो सकेगी। अभी हम पूसा संस्थान में भी देखते हैं काफ़ी सारे महिला वैज्ञानिक हैं जो बहुत ही उन्नत दर्जे का काम कर रही है। और जो तकनीकियां हैं वो वैराइटीज़ डेवलपमेंट का और उससे लेके और वो प्रौद्योगिकी का विकास के साथ साथ वो प्रौद्योगिकी स्थानांतरण तक कार्य करती है। और वो भी किसी मायने में कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि वो भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर RS बाना जी। और क्यों ना अब थोड़ा सा इस बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे किसान मित्र इस बारे में भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो विषय हम आज लेकर आए उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए। रबी में चारा फसलों की किस्में और बुआई, अगर इस विषय पर हम बात करना शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, तो अभी कौन कौन सी फसलें हैं जो बोई जा सकती
सकती हैं? जी, रबी के मौसम में जो चारे वाली फसलें हैं उसमें रिजका, बरसीम और जई प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा जो जैसी फसलें भी है जिनको चारे के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि हमारी एक किस्म है पूसा लोसर, उसमें एक कटाई चारे के लिए ले लेते हैं जब फसल 50-55 दिन की अवस्था की हो जाती है। फिर उसमें एक हल्की सिंचाई करके और नाइट्रोजन का उपयोग कर देते हैं ताकि वो जो पुनः वृद्धि है वो अच्छी हो जाती है और जो अगली फसल है वो दाने के लिए ले सकते हैं। यानी कि जो बहुउद्देशीय, बहुप्रयोजनीय और बहु कटाई वाली जो किस्में हैं उसके कारण जो अच्छा चारा और गुणवत्तापूर्ण चारा इस मौसम में आप रिजका, बरसीम और जई के द्वारा ले सकते हैं। चारा फसलें, अब इसका समय तो आ गया है, लेकिन अभी कब तक बो सकते हैं और क्या कुछ खास विशेष तैयारियां जो है करने की जरूरत है हमारे किसानों को? जो सितंबर का अंतिम सप्ताह है वहीं से शुरू हो जाती है चारा फसलों की बुआई और अक्टूबर का महीना पूरा महीना इसके लिए उपयुक्त है, परंतु अक्टूबर मध्य में सबसे उपयुक्त समय है। यदि देरी हो जाती है बुआई में तो 15 नवंबर तक भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि खरीफ फसलें ऐसी दीर्घ अवधि वाली फसलें होती है तो कटाई नहीं हो पाती है, तो जई जैसी फसल है वो जो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी उसकी बिजाई कर सकते हैं। और जई में क्योंकि ज़्यादा बहु कटाई वाली किस्में है नहीं तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग बार भी बिजाई करते हैं, जैसे कि 1 सितंबर के अंतिम सप्ताह में कर दी, फिर अक्टूबर के मध्य में, फिर अक्टूबर के अंत में और नवंबर के अंत में। तो इस तरह से वो जो नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक भी बिजाई चलती रहती है। जी, और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अब हमारे किसान मित्र, अब इसकी तैयारी आपने बता दी किस तरह से क्या क्या करना है, कब कब करना है, लेकिन उन्नत किस्में इसके विषय में भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी किस्में उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, जई की हम बात करें तो जई की कई सारी किस्में हैं जो लगा सकते हैं। चारे वाली फसलों में क्या करते हैं, अमूमन जो घर का बीज होता है या कहीं से भी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चारे के लिए संस्तुत किस्में हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। घर के लिए भी उपयोग कर रहे हैं तो सही तरीके से बीज उत्पादन करके फिर ही उपयोग करें। और जो बीज आप जैसे कि किस्मों की बात करें तो जई के लिए HFO 114 है, बुंदेल जई 991 है, बुंदेल जई 992 है, बुंदेल जई 2004 है। इसी तरह से अब रिजका की हम बात करें तो रिजका में एक 3 साल तक चलता है बहुवर्षीय रिजका और एक वर्षीय रिजका। जैसे एक वर्षीय में बात करें तो आनंद 3 है, सिरसा टाइप 9 है, और बहुवर्षीय में बात करें तो सिरसा 8 है, LLC 3 है, LLC 5 है, को 1 है। तो इस तरह की किस्में हैं जो ले सकते हैं। बरसीम की अगर हम बात करें तो बरसीम में द्विगुणित और चतुर्गुणित 2 प्रकार की होती है, तो 3:1 में द्विगुणित और चतुर्गुणित, डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड किस्मों का बीज को यदि मिला के बिजाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा शुरुआती अवस्था से ही चारा ज़्यादा मिलता है। और जो इसकी पुरानी किस्में हैं वो भी काफ़ी उपयोग में होती है, और जैसे कि बुंदेल बरसीम 2 है, बुंदेल बरसीम 3 है, बरसीम लुधियाना 10 है, बरसीम लुधियाना 2 है। ये इस तरह की किस्में हैं जो काफ़ी अच्छा उत्पादन और पौष्टिक चारा देती है, जिसमें कि पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक रहती है, तो वो पशुओं के स्वास्थ्य में भी लाभ देती है और दूध उत्पादन भी बढ़ता है। जी जी, तो साथियों आपको पता चल ही रहा होगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं और कौन कौन सी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कौन कौन सी, जब हमारे किसान मित्र शुरुआत करते हैं इसे लगाने की, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है और समाधान भी समस्या के साथ साथ? अभी एक तो क्या होता है कि जो चारा फसलें होती है विशेषकर रिजका और बरसीम, बीज बड़ा छोटा होता है तो ज़्यादा गहराई पे बिजाई नहीं करनी चाहिए। खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें, 2 से 3 बार या 4 बार तक जुताई करके और पाटा लगाते रहें, खेत को समतल रखें, और उसके बाद जो अंतिम जुताई करते समय जो भी संस्तुत उर्वरक हैं, जैसे कि रिजका और बरसीम चूंकि दलहन वर्गीय फसलें हैं तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग उतनी ही मात्रा में पोटास बुआई से पहले ही दे दें। और उसके बाद समतल करने के बाद जैसे कि रिजका की अगर हम बात करें तो लगभग 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से और बरसीम का 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करें। और रिजका सामान्यतः क्यारी बना के और उसमें छिटक के और मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो उसमें सावधानी ये रखें कि जब पहली सिंचाई करें बिजाई के बाद तो बहुत ही हल्की सिंचाई करें और सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यदि सूखी मिट्टी में बिजाई करी है तो सारा पानी इकट्ठा होकर बीज एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। और क्यारी में भी ध्यान रखें कि क्यारी बिल्कुल समतल बनाएं ताकि आपका जो बीज है वो इकट्ठा नहीं हो एक जगह, नहीं तो आधी क्यारी में अंकुरण हो जाता है और बाकी में होता ही नहीं है। तो इस तरह से जो उत्पादन में नुकसान ना हो, और बिजाई में ज़्यादा गहराई पे नहीं करें, 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई पे ही बीजों की बिजाई करें। ऐसे ही बरसीम में सामान्यतः 2 तरह से करते हैं, सूखी बिजाई भी करते हैं
और गाद बनाकर भी बिजाई करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो यदि छिटकवा विधि से बिजाई कर रहे हैं तो समान रूप से जो बीज फैले वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसे ही आपने सूखी बिजाई करी है तो बिजाई करते ही हल्की एक सिंचाई कर दें, नहीं तो चींटियों आदि के द्वारा बीजों का नुकसान हो जाता है और अंकुरण पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो चारे वाली फसलें हैं उनका आप सही से बीज की बिजाई कर सकते हैं। जी, साथ ही आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज बात हो रही है रबी में चारा फसलों की किस्में एवं बुआई, और साथ ही साथ बात हो रही है महिला किसान दिवस पर। जी हाँ, महिला किसान दिवस की हमने आपसे बात की है, तो बिल्कुल इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानेंगे, कुछ विशेषज्ञों की राय लेंगे जो कि खुद एक महिला हैं लेकिन वो प्रधान वैज्ञानिक है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सब एक छोटे से ब्रेक का। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। बात हो रही है रबी में चारा फसलों की किस्में एवं बुआई के बारे में आज बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ आज एक विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, महिला किसान दिवस। तो इस विषय पे भी हम शुरुआत से ही अपने कार्यक्रम में बात करते आ रहे हैं। एक विशेष अतिथि हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सबीना इस्लाम जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान भाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। जानते हैं उनसे कि डॉक्टर सबीना जी, सबसे पहले स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला किसान दिवस की आज हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे महिला किसानों को, और साथ ही हमारी पूरी जितनी भी आम श्रोता हैं, जितने श्रोता हैं सबको? देखिए, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्विटी के लिए। जी। तो जो हम किसान होते हैं उसका जो हमारा काम होता है खाना पैदा करना, चाहे वो आदमी करे या औरत करे। पहले हम मानते थे कि ये आदमी का क्षेत्र है, मगर ऐसे देखा जा रहा है उसमें औरत की भी काफ़ी भागीदारी है। तो उसको भागीदारी को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने ये महिला किसान दिवस बनाया। जी। तो देखिए, खाना पैदा करना, खाना पहुंचाना, इसमें महिला बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई जो महिला किसान दिवस, तो हम ये उम्मीद करेंगे चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या गांव के क्षेत्र हो या कई भी क्षेत्र में है, तो उनका ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहे खाना पैदा करने में, जो कि हम भोजन करते हैं उसका पैदा करने में, और उनके घर के जो मेंबर है, सदस्य है, उनको पहुंचाने तक। जी। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अगर खेत ना हो, ज़मीन ना हो, तो कम से कम हमारे पास घर के आसपास थोड़ी बहुत जगह है, वहाँ पे हम थोड़ी बहुत पौधे उगा सकते हैं, जैसे टमाटर हो गई, मिर्च हो गई, हरे पत्तेदार सब्जी, धनिया,
ये आप देखिए बाजार में काफ़ी महंगी आती है और इसकी काफ़ी विटामिन मिनरल्स इससे भरपूर है, इसमें आपको फ़ायदा भी मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए, मतलब किसान बात नहीं, जो भी हम पैदा करते कोशिश कीजिए अपना घर का खाना थोड़ा बहुत जितना हो सके अपना घर में पैदा करें और अपना घर का जो फैमिली मेम्बर्स है उनको तक पहुँचाए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि जब हम महिला किसान की बात करते हैं तो किसानी कहीं ना कहीं एक आय भी उसके साथ जुड़ी देखी जाती है, लेकिन जो चीज़ आप बता रही गृहवाटिका, तो इसमें गृहवाटिका के अंदर आय का स्रोत कैसे ढूंढे हमारी महिला किसान? बहुत अच्छी सवाल है। हम जब भी आय की सोचते हैं कि हाँ हमें बाहर से कोई आमदनी हो, तो हम यही मानते हैं जो भी हम सब्जी उगाते या खेती बाड़ी करते हैं इसको हम बाजार में बेचें और उसमें पैसा ले आए, तो कि हम उसको दूसरे काम में यूज करें जी। अब इनकम को एक ऐसे जरिए में भी देख सकते हैं जो हम खर्च नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम ही होती है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए अभी आप बाजार में देखेंगे टमाटर की भाव कितनी है, प्याज की भाव कितनी है। अगर ये हम 1-2 किलो, जैसे घर में हर दिन तो 1 किलो टमाटर यूज नहीं होती है, 1 किलो टमाटर मान लीजिए आपका 2 दिन 3 दिन चलता है, जो कि आपका 70-80 रुपए किलो जो भी बाजार की भाव है। अगर ये आप खर्च नहीं कर रहे हैं, इस पैसा को भी तो आपको बचत है, उसको भी आप अपना इनकम से मान सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे बाजार में हमेशा सब्जी मोस्टली काफी महंगा रहता है। कभी बरसात होती है, कभी मौसम की ऐसे होती है, कभी बीमारी आती है। तो अगर आपके घर की जितनी ज़रूरत है उसका अगर 20-30% जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना घर पे उगा के, अगर आपके पास ज़मीन है आप थोड़ा सा अच्छा से प्लान बना के गृहवाटिका बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, जिसके ज़रिए में आप अपना घर की जो ज़रूरतमंद की सब्जी है जितना हो सके उतना उगाइए, उसी में आपका इनकम हो सकता है, जो आपका इनडायरेक्ट इनकम जो हम कहना चाह रहे हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय काफ़ी कम है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी महिला किसान पहले से ही कार्य कर रही हैं और जो कुछ ऐसी जो नई महिला किसान इस क्षेत्र में आना चाहती हैं खेती बाड़ी में, उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ आप करना चाहेंगे, अगर आपको अपने खुशी के लिए करना है वो एक अलग होती है, और दूसरा होती है अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो उसके लिए अलग होती है। जैसे मान लीजिए जो थोड़ी सी ऑयल ऑफ है, जिसको है हम अपना अच्छा खाना चाहते हैं तो अपना घर के लिए उगाएंगे, और जो अपना चाहते हैं कि उससे आमदनी करे तो हम ये बताएंगे अपना जो खेती में है उसमें डाइवर्सिफिकेशन या फिर विविधीकरण लाइए। आप कोई भी चीज़ एक मत उगाइए, तरह तरह का उगाइए, और उगाने से पहले आप ये भी इंश्योर कीजिए अगर आप आमदनी करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे सेल करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, वो भी आप पहले डिसाइड कीजिए, तभी आपको फायदा हो सकता है। जी जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद किसी क्षेत्र में कूदें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो डॉक्टर सबीना जी, आपने बहुत सारी जानकारी छोटे से कम समय में दे दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और डॉक्टर आर एस बाना जी, आपने भी काफ़ी रबी में चारा फसलों की किस्में बुआई के बारे में काफ़ी कुछ बताया, साथ ही महिला किसानों के बारे में काफ़ी कुछ सलाह आपने हम तक पहुँचाई है, हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और साथ ही फिलहाल कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और मैं अश्वनी आपसे विदा लेते हैं। महिला किसान दिवस की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।